नमस्कार। मैं दिलीप सुरोसे रशियसन आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज के क्लास में एक स्पेशलाइजेशन में भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन चुनाव कानून एवं मतदान व्यवहार इस वीडियो के संदर्भ में, इस सब्जेक्ट के संदर्भ में इस क्लास में हम वीडियो द्वारा देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, निर्वाचन आयोग जिसे हम मोटे तौर पर इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन भारत निर्वाचन आयोग आजादी प्राप्त होने के बाद हमारे यहाँ 1950-51 के दरमियान प्रत्यक्ष तौर पर कार्यरत हुआ। उस समय इलेक्शन आयोग की कार्यप्रणालियां, नियुक्तियां और 1951 के बाद 2024 तक बहुत सारे स्थितियों में स्थित्यंतर हो चुके हैं। बहुत सारी परिस्थितियां बदली है। शुरुआती तौर पर भारतीय राष्ट्रपति जी इस आयोग के चीफ इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति स्वयं करते थे तथा एक सदस्यीय आयोग था। कुछ समय के बाद उनमें उनके साथ में और कुछ साथी दिलाए गए, कुछ सदस्य दिलाए गए, जिसकी संख्या लगभग 3 हो चुकी थी। अन्य कारणवश और परिवर्तन आया, जिसकी संख्या 2 हो चुकी थी। और फिलहाल में वर्तमान स्थितियों में भारत निर्वाचन आयोग की सदस्यीय संख्या 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बना दिया गया है। और क्या होता है इलेक्शन कमीशन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग? अखिल भारतीय संस्था के तौर पर एक संवैधानिक निकाय है। जैसे कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में भारत निर्वाचन आयोग एवं प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के पूरे अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में पूरी बातें, पूरा विवरण, पूरी संक्षिप्तता, वर्किंग मैटर, अपॉइंट मैटर, सब बातें आ चुकी है। और वो उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है इसके बारे में भी सब कुछ आ चुका है। तो जैसा कि हम देखते हैं, भारत का मतलब संघ राष्ट्र, जो अनेक घटक राज्यों से, अनेक केंद्र शासित प्रदेशों से बना है, वो भारत। और ये भारत के उन सभी घटक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, उनके लिए जब चुनाव होता है, वो चुनाव की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय संस्था है, जिसे संवैधानिक तौर पर कहला गया है। ये संवैधानिक एक निकाय है। और अब देखते हैं हम, ये निर्वाचन भारत आयोग की ओर से किस लिए किया जाता है? ऐसी कौन सी जगह, ऐसा कौन सा स्टेट है? तो सबसे पहले हम उसके पहले ये देखेंगे कि निर्वाचन आयोग की रचनाएं, नियुक्तियां, ये किस तरह से होती है। यह निर्वाचन आयोग इलेक्शन व्यवहार किस तरह से संभालता है। तो इसके पहले हम सबसे पहले देखते हैं, निर्वाचन आयोग एक स्थायी स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग स्थायी एवं स्वतंत्र आयोग निकाय है, जिसके ऊपर कोई विशेष कार्य प्रणाली करते समय
किसी का प्रेशर या बर्डन नहीं आता। वो नियमावली के मुताबिक अपने कामकाज करते हैं। भारत देश के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु उद्देश्य से इनकी स्थापना कराई गई है। अखिल भारतीय संघ राज्य, जिनमें संसद चुनाव, जिसमें राज्यों के विधानमंडल के चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, इस सभी के दायरे में संसद के अंतर्गत लोकसभा चुनाव आए, राज्यसभा चुनाव आए। ये सभी चुनाव इस भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कहा गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय चुनाव भी बना लिए जाते हैं, जैसा कि लोकसभा एवं राज्यसभा। इसके बाद में राज्य विधानमंडल के भी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लिए जाते हैं, जैसा कि विधानसभाएं और जो जिस स्टेट में विधान परिषद होंगी वहां पे इनके द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचन का कार्य किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इनके भी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के अंडर कंट्रोलिंग में होते हैं। अभी तो इसके लिए एक निर्वाचक मंडल किया जाता है। ये निर्वाचक मंडल की रचना इनके द्वारा ही होती है, जिसे इलेक्टोरल पावर्स कहते हैं, इलेक्टोरल कमेटी भी कहते हैं। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए केवल होते हैं निर्वाचक मंडल। अब एक निर्वाचक मंडल में क्या क्या होता है? सिर्फ राष्ट्रपति जी के लिए, राष्ट्रपति जी के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में संसदीय दोनों की सभा हुए, जैसा कि लोकसभा एवं राज्यसभा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट यानी किसी राज्य के विधानमंडल के विधानमंडलीय सदस्य, ये मिला के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के लिए क्या होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल केवल राज्यसभा एवं लोकसभा होता है। इसमें राज्य विधानमंडल की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह हो गए उपराष्ट्रपति चुनाव प्रणाली का निर्वाचक मंडल। इसके बाद हम देखते हैं आयोग द्वारा ये सभी बातों के लिए जिस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, उस समय आयोग को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है। जो एक संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, निर्भीकता, इसी खुले मैदान में, खुले वातावरण में चुनाव लिए जाना चाहिए। इसी के उद्देश्य से उन्हें सुपरविजन, उन्हें संचालन, निर्देशन, नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निभाए जाते हैं। ये वो 3 स्टेप है जो स्टेप के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हमारा कार्य संभालता है, जिसका 3 स्टेप में से संचालन यानी डायरेक्शन, निदर्शन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निभाई जाती है। आपके ख्याल में आया होगा कि किस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय संसदीय व्यवस्था एवं विधान परिषद विधानमंडलीय चुनाव हेतु कार्य करते हैं। उसके समय उन्हें 3 प्रकार की स्थितियां दिलाई जाती है कि वो संचालन भी खुद करें, निर्देशन भी खुद करें और साथ में नियंत्रण भी खुद करें। अब संचालन का मतलब तो आप समझ चुके होंगे कि जिस भी विशिष्ट उद्देश्य साध्य कराने हेतु, जैसे कि संसदीय चुनाव कराने हेतु सबसे पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक यानी प्रत्यक्ष मतदाता मतदान बूथ पे जाकर अपने पद्धति से मतदान करे तक, वहां से लेकर मतगणना
और विजय हुआ वह उम्मीदवार जो भी होगा उसे सर्टिफिकेट देने तक, उसके नामों की, विजयी उम्मीदवारों के नामों की सूचियां जारी करने तक ये सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग संचालन के कड़ों के द्वारा करता है। इतनी बड़ी प्रोसीजर संचालन में आती है। उसके बाद देखते हैं निदर्शन। निदर्शन का मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश करना। दिशा निर्देश करते समय उनकी कुछ व्याप्तियां हैं, बहुत सारी वो स्थितियां हैं, उन स्थिति को संभालने हेतु बहुत सारी जगह पे कुछ अपॉइंटमेंट की जाती है। ऐसे समय भारत निर्वाचन आयोग को जो कर्मचारियों की जरूरत होती है, वो कर्मचारी की मांग भारत निर्वाचन आयोग संघीय क्षेत्र में राष्ट्रपति से करते हैं या राज्य क्षेत्र में राज्यपाल से कर्मियों की मांग भारत निर्वाचन आयोग करते हैं और उन्हीं के सहयोग से द्वारा इतना बड़ा व्याप्त काम संभाल लेते हैं। यहाँ तक आपके ख्याल में आया होगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग की हमने कामकाज की प्रक्रिया देखी। इसके बाद देखते हैं भारत निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि पहले चुनाव 51-52 में हुए थे आजादी प्राप्त होने के बाद। उस समय जब हमारे निर्वाचन आयुक्त थे, इलेक्शन कमीशन थे, उसकी नियुक्ति आमतौर पर माननीय संघ के राष्ट्रपति जी की ओर से की जाती थी। लेकिन स्थिति के मुताबिक, स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हर वो स्थितियां बदल चुकी है और चलते चलते 93 के बाद 3 सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त हो चुके, जो एक चीफ कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके बाजू में और 2 थे। ये 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग बना था। आज की स्थिति में जैसा कि अभी भी नया सुधार आया है, नया सुधार का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के प्रति इस प्रकार से आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रक्रिया एवं अन्य चुनाव आयुक्त 2023 धारा 7 के मुताबिक एक और कॉलम जोड़ा गया है। संशोधन होने के बाद निर्वाचन मंडल, निर्वाचन आयोग की स्थितियों में संशोधन होने के बाद 2023 धारा 7 के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अन्य 2 सदस्य इनकी नियुक्तियां कराने हेतु एक नया फॉर्मूला देश की ओर से अपनाया गया है, जो वर्तमान स्थिति में जारी रहेगा। तो आइए जरा उसके बारे में देखें कि क्या है। सबसे पहले एक बात ये ख्याल में रखिएगा कि देश के निर्वाचन आयुक्त तो इतनी बड़ी प्रणाली और जिम्मेदारी संभालने हेतु जिन्हें उस पद के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उस संबंधित इंसान की उसमें कुछ ऐसी पात्रता हो कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी यदि संभालना है तो इंसान अपने आप में इतना तरबेज हो और तैयार हो के लिए एक साधारण तौर पर सचिव स्तर पर धारित हो। भारत सरकार के किसी विभाग के सचिव होते हैं, जो सचिव पद पर जो एक्टिविटीज की लेवल लगती है, अर्हता लगती है, एजुकेशनल हो, वर्किंग हो, माइंडेड हो, ये सभी बातें को कुल मिला के
भारत सरकार के किसी विभाग के सचिव स्तर पद हेतु जो स्थितियां होनी चाहिए वो स्थितियां इनमें होनी चाहिए निर्वाचन आयोग के आयुक्त में। ये बात ख्याल में आ गई आपके। अब इसके बाद देखते हैं कि 2023 धारा 7 के मुताबिक क्या क्या बदलाव किया गया है जो निर्वाचन आयुक्त के अपॉइंटमेंट स्थिति के बारे में है। तो जरा देखो, उनके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होगी, एक सर्च कमेटी या सिलेक्शन कमेटी दीजिएगा, सिलेक्शन कमेटी होगी और एक सिलेक्शन कमेटी में वर्तमान स्थिति में रहने वाले प्रधानमंत्री जी ये बतौर अध्यक्ष के तौर रहे। भारत निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी हमें भारत निर्वाचन आयुक्त को अपॉइंटमेंट करना है, उसके लिए सिलेक्शन कमेटी होगी। उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे या कौन से संबंधितों से सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, तो देखिएगा भारत सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ये पहले व्यक्ति हो गए जो सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष हो। दूसरी बात, लोकसभा में जो विपक्ष दल का मौजूद नेता होगा, लोकसभा में जो विपक्ष दल का नेता मौजूद स्थिति में होगा एवं यदि लोकसभा चुनाव में किसी दल को 10% वोट प्राप्त ना हुआ हो, 10% जगह ना मिली हो, उस समय विपक्ष नेता रहने का सवाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा के नेता पद हेतु विपक्ष दल के पास भी लोकसभा की सीटों का मिनिमम 10% होना जरूरी है। वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वो स्थितियां मिलती है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, इसीलिए लोकसभा का विपक्ष नेता पद पे काम करने वाला इंसान इसमें रहेगा, विपक्षी नेता रहेगा। अगर ऐसी स्थितियों में विपक्षी नेता पद किसी पार्टी के पास नहीं है तो लोकसभा में जिस सरकार का पार्टी छोड़कर जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ हो, 9% हो, 8% जो भी हो, उसे 8% सीटें मिली हो, 9% सीटें मिली हो, जिसे भी जिसका बहुमत दलीय पार्टी हो उसका नेता भी इस सिलेक्शन कमेटी में रहेगा। तो सीधी सीधी बात है, सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे, लोकसभा का विपक्ष नेता या बहुमत दल का नेता, दोनों में चाहिए। पहले तो पहला लोकसभा विपक्ष नेता ही होगा। और तीसरी बात होगी इसमें प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट कमेटी के प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री लेवल का एक सदस्य सिलेक्शन कमेटी में लिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी के 3 सदस्य हो गए, जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, दूसरे होते हैं विपक्ष लोकसभा के विपक्ष दल के नेता, अगर वो ना है तो बहुमत हासिल करने वाले दल के नेता, तीसरी बात होती है प्रधानमंत्री के द्वारा ही कैबिनेट स्तर के किसी मंत्री लेवल के सदस्य, ये 3 बात। और ये तीनों सिलेक्शन कमेटी के विचार विनिमय होने के बाद नाम की सूची बनाई जाएगी, जो नाम को राष्ट्रपति के लिए प्रेषित किया जाएगा और राष्ट्रपति की ओर से सिलेक्शन कमेटी की अनुशंसा के ऊपर राष्ट्रपति जी अपने मोहर एवं हस्ताक्षर करके भारत निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन आयोग का चुनाव करेंगे।
और मुख्य निर्वाचन आयोग के चुनाव के तहत ही उनके साथ जो दो और सदस्य होते जो आयुक्त होते उनका भी चुनाव इनकी अनुशंसा पे राष्ट्रपति जी करेंगे। तो इस तरह से 2023 धारा 7 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को संभालने वाले त्रिसदस्यीय दल की नियुक्तियां, जिसे चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर ऐसे कहलाया जाता है, वो हो गए नियुक्तियां और वो बन गया हमारा भारत निर्वाचन आयोग। और इस निर्वाचन को भारत निर्वाचन के आयोग की तरह मैंने पहले कहा था, संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव, ये सभी जिम्मेदारियां ये त्रिसदस्यीय भारत निर्वाचन आयोग के दल की तरफ होगी। इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसाओं पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति जी की ओर से निर्वाचित किए जाते हैं, जो किसी घटक राज्य के लिए होते हैं या यूनियन टेरिटरीज के लिए होते हैं। तो अब इसके बाद में दूसरी रचनाएं हम देखते हैं। प्रज्ञा चीफ जस्टिस ऑफ कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्यकाल खंड आज अपॉइंट होने के बाद या तो 6 साल तक रहेगा या तो उनकी उम्र 65 साल तक हो। 65 के बाद में, यद्यपि आज हमने उसे अपॉइंटमेंट किया गया राष्ट्रपति की ओर से, 65 साल 6 साल होने के पहले पूरे हो चुके हैं, ऐसे समय उनकी सेवा समाप्ति हो जाएगी, जो राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। 65 साल है तो ठीक है, 65 साल 6 साल होने के बाद भी 65 साल बाकी है, वो बात अलग है। तो ऐसा मानकर चलिएगा स्टूडेंट 6 साल या उम्र की 65 साल पूरी हो चुकी हो, ऐसे समय उन्हें हटाया जा सकता है। उसके वेतन और भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस स्तर के होते हैं? भारत निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एवं 2 अन्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके भत्ते वेतन अदायगी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मुताबिक उसके सम प्रमाण में होते हैं। और जिनका वेतन भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन भारत संचित निधि द्वारा देय होता है, इतनी बात ख्याल में रखिएगा। और इसके बाद में देखते हैं हम राज्य निर्वाचन आयोग। क्या होता है राज्य निर्वाचन आयोग? किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्य प्रणालियां, कार्य क्षेत्र क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं। जैसा कि हमने देखा, हमारे देश के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासकीय प्रणाली होने के नाते से यहाँ पे चुनाव ही चुनाव चलते हैं, हर जगह पे निर्वाचन होते हैं। जैसा कि हमें पता है, भारत संघ राज्य, भारत संघ राष्ट्र त्रिस्तरीय बन चुका है। केंद्र, जो केंद्र की ओर से कार्य किया जाए, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, और राज्य सरकार के बाद में और एक तीसरा सरकार आया है जिसे पंचायत राज कहलाया जाता है। और पंचायत राज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वो सभी निर्वाचन, वो सभी चुनाव प्रक्रिया, वो चुनावी क्षेत्र जहां से पंचायत राज शासन अवस्था में आता है, लगभग जिला परिषद, नगर परिषदें, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, नगर पालिकाएं एवं महानगर पालिकाएं, ये सभी
संस्थाओं के स्थानिक संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत होती है। इन सभी संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत होती है। जो निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्तियां भारत निर्वाचन आयोग की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसाओं पर भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं, जिन्हें प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त भी कहा जाता है या राज्य निर्वाचन आयुक्त भी कहा जाता है। उनकी भी वही स्थिति होती है अपॉइंटमेंट की। एक साधारण तौर पर सचिव स्तरीय उनमें पात्रता हो, उम्र के 65 तक काम कर सकते हो और जिनकी नियुक्तियां केवल 6 साल के लिए होती है। नियुक्ति होने के बाद 6 साल भरे या 6 साल के पहले 65 साल की उम्र पूरी हो चुकी हो, ऐसे समय उन्हें कामकाज छोड़ना पड़ता है। तो ये हो गए राज्य नियुक्ति के, राज्य या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और जिनकी राष्ट्रपति जी ही नियुक्ति करते हैं। इनके पास काम कौन से होते हैं आपको पता चल गया है। इसके बाद में सेवा, शर्तें, वेतन सब इन्हें राष्ट्रपति फिक्सेशन करते हैं, तय करते हैं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो सैलरीज है, जो देन है, वो राज्य संचित निधि द्वारा की जाती है, भारत संचित निधि द्वारा नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त, प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के आयुक्त, इनकी जो सैलरीज होती है, वेतन होता है, भत्ते होती है, इसकी देनदारी राज्य निधि से होती है, राज्य संचित निधि से। इतनी बात ख्याल में रखना। इसके बाद में देखिएगा इनकी तरफ और कार्यालय आ गया और हमने यहां तक देख लिया। लेकिन ऐसी स्थितियां होती है कभी कभार कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे और इलेक्शन कमिश्नर रहे, प्रादेशिक इलेक्शन कमिश्नर रहे, जब ऐसा महसूस होता है कि इनकी जो कारोबारी है, कामकाज चल रहा है, ये विधि नियम के मुताबिक नहीं, या उनके ऊपर किसी प्रकार का एक शासन का वातावरण निर्माण होता है, ऐसे समय उन्हें एक विशिष्ट प्रणाली द्वारा काम से हटाया जा सकता है, जिनके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उन्हें हटाने का अधिकार जो होता है, न्यायालयीन न्यायाधीशों को जिस प्रक्रिया से काम से हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया के लेवल से चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर एवं प्रादेशिक या राज्य इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। अपने अपने विधिमंडल में उनके नामों को हटाने हेतु मिनिमम 2/3 बहुमत से उन्हें काम से हटाया जा सकता है। ये उनकी बर्खास्त की प्रक्रिया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं उनकी तरफ कौन कौन से कार्य होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग अपने अपने कवरेज एरिया के अंतर्गत किस तरह से कार्य होते हैं। जैसा कि प्रशासनिक कार्य उन्हें करना पड़ता है, सलाहकारी कार्य उन्हें करना पड़ता है, अर्ध न्यायिक कार्य उन्हें करना पड़ता है, एवं प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी कार्य एवं अर्ध न्यायिक व्यवस्था के कार्य। अब इसके बारे में जरा हम इलस्ट्रेशन करके देखते हैं कि देखो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत भाग आएगा राज्य परिसीमन आयोग के आधार पर, जैसा कि स्टेट को कौन से लोकसभा मतदार संघ को, विधानसभा मतदार संघ को राज्य
पुनर्गठन आयोग के द्वारा सीमांत अपने भूभाग की सीमा निर्धारण की जाती है। अपने अपने मतदार संघ के भूभाग की सीमा निर्धारण की जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये नाम का लोकसभा मतदार संघ, बी नाम का लोकसभा मतदार संघ, सी नाम का लोकसभा मतदार संघ। अब ये तीनों भी मतदार संघ में सटीक एक में के आजू बाजू में लग चुके हैं, लेकिन ये नाम के लोकसभा मतदार संघ की सीमा रेखा कहां से कहां तक होगी, बी की सीमा रेखा कहां से कहां तक होगी, सी की सीमा रेखा जहां से जहां तक होगी, इनका पुनर्गठन या परिसीमन, उनकी सीमाएं राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। उसी परिसीमन के अंतर्गत प्रशासनिक तौर पर निर्वाचन क्षेत्रों का भूभाग निर्धारण करना ये पहले काम होता है, पहली तैयारी। ये लोकसभा मतदार संघ राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ये सीमा प्राप्त हो चुकी है। उतने क्षेत्र में इन्हें प्रशासनिक कार्य करना पड़ेगा, ये लोकसभा मतदार संघ का निर्वाचन कराने हेतु। तो उनके क्षेत्र में सबसे पहले प्रशासनिक तौर पर हमने देखा परिसीमन आयोग के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का भूभाग का निर्धारण, ये हो गया। उसके बाद में निर्वाचकों की नामावली तैयार करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना या मतदाता को पंजीकृत करना। मतदाता जो है ऑलरेडी नॉमिनेटेड वो है, जो नए सिरे से जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी हो और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना जारी हो चुकी हो, उस समय इस प्रशासनिक कार्य में मतदाता को पंजीकृत करवाना, इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी वो प्रशासनिक कार्य के क्षेत्र में आएगा। इसके बाद देखते हैं अर्धन्यायिक क्षेत्र। निर्वाचन की तिथि, समय निर्धारण करना, प्रशासनिक कार्य चल रहा है। प्रशासनिक के कार्य के तौर पर सबसे पहले हमने देखा निर्धारित परिसीमन सीमा आयोग के अंतर्गत कुछ भूभाग, वहां के नए मतदाताओं का पंजीकृत करना, पंजीकरण करना, नामावली आदि तैयार करना। इसके बाद में आता है निर्वाचन की तिथि या समय निर्धारण करना। निर्वाचन की तिथि या समय निर्धारण करना, इसमें लगभग ये मान लेकर चलिए कि हर 5 साल के बाद किसी ऐसी अप्रिय घटना ना हो कि बीच में ही संसद या विधान मंडल के किसी विभाग को बर्खास्त ना करना। विधानमंडल में विधानसभा और संसद में लोकसभा अगर चले तो 5 साल तक जब पूरा हो चुका है तो उसके बाद ही चुनाव लगेगा। निर्वाचन की तिथि भी होगी और समय का भी निर्धारण करना पड़ेगा। अगर लोकसभा किसी कारणवश 5 साल तक पूरी नहीं चल पा रही हो और बीच में ही खंडित हो जाती हो, प्रधानमंत्री जी के अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को खंडित कर सकते हैं, कार्यकाल का समाप्त कर सकते हैं। ऐसे समय मिनिस्टर भी घर चली जाती है। उस समय अगर बिचौला कार्यकाल खंड आया तो उसके लिए भी बीच में समय की तिथि अपने को निर्धारित करना होगा। उसके बाद में नामांकन पत्रिका का परीक्षण, उसके बाद में नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, ये भी प्रशासनिक कार्य में आता है। आयोग के प्रशासनिक कार्य में नामांकन जिन उम्मीदवारों द्वारा लोकसभा सीटें, विधानसभा हेतु चुनाव लड़ने वाले जो नामांकन करने वाले उम्मीदवार होते हैं, उनके नामांकन पत्रों का परीक्षण करना सही या गलत है, त्रुटियां है, उसके बारे में उस समय में निर्धारित
सलाह देना, त्रुटियां निकालना, परीक्षण करना, ये भी काम प्रशासनिक पद्धति में आता है। इसके बाद देखते हैं राजनैतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। बहुत सारे देश में राजनीतिक दल होते हैं। हमारे यहाँ पे भारत में बहुपक्ष पद्धति अपनाई गई है। जितने चाहे उतने पक्ष निकलते हैं, उतनी पार्टियां निकालती है। कुछ विशिष्ट अटियों शर्तों के ऊपर पूरा होने के बाद पार्टी तैयार हो जाती है। तो हमारे देश में बहुपक्षीय पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे दल, ये स्थिति अपनाई गई है। तो जब चुनाव लगते हैं उस समय उस पार्टियों को रजिस्ट्रेशन देना या उन पार्टियों को साथ में चुनाव चिन्ह आवंटित करना, यह भी बात होती है। और राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त होगी, उनका रजिस्ट्रेशन होगा चुनाव आयोग का। उसके बाद ही वो चुनाव लड़ पाएंगे, सार्वजनिक चुनाव। और चुनाव लड़ते समय उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इसके बाद देखते हैं प्रशासन एवं सलाहकार की जो शक्तियां हो चुकी है। अब देखते हैं अर्ध न्यायिक व्यवस्थाएं क्या होती है। जिस प्रकार से न्यायालय कार्य करता है अपने अपने कार्य क्षेत्र में, चुनाव प्रक्रिया के मैदान के क्षेत्र में अर्ध न्यायिकता के तौर पर इलेक्शन कमीशन को भी, भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भी अपने अपने संबंधित क्षेत्र से संबंधित शक्तियों का उपयोग जो अर्ध न्यायिकता के तौर पर होता है, न्यायालय के तौर पर, ये अपने क्षेत्र में अपने कार्यभार में कार्य करते हैं। तो देखिए क्या होता है अर्ध न्यायिक क्षेत्र। विवादात्मक मामले में विवाद समाप्त करने हेतु न्यायालय कार्य करना, जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना एवं आचार संहिता, टीवी रेडियो द्वारा राजनीतिक कार्य करना, राजनीतिक दलों को नीतियों का प्रचार करना, मतदान, ये सब बातें इसमें आती है। तो हम देखते हैं अर्ध न्यायिक क्षेत्र में क्या क्या होता है। यद्यपि चुनाव हो चुका है, चुनाव होने के बाद जो भी रिजल्ट था वो रिजल्ट सामने आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद किसी दल के प्रति कोई अन्य दल अविश्वास उस चुनाव परिणाम में, वो चुनाव परिणाम जो आए उस परिणाम के ऊपर अन्य दलों द्वारा विजय दलों के प्रति अविश्वास व्यक्त करने की स्थिति होती है। या वो जो रिजल्ट आया वो किसी गड़बड़ी के जरिए से आया, सही दृश्य से नहीं आया, ऐसा जब महसूस होता है तो उसके बारे में निर्वाचन आयोग को अपना कार्य अर्धन्यायिक व्यवस्था के तौर पर संभालना पड़ता है। ऑब्जेक्शन से धुन धांधली हो चुकी है, केंद्र लूट लिए गए, मतदान बूथ लूट लिए गए, या भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा देकर वोट बर्डिंग में लिया गया है, जो भी स्थितियां है, यद्यपि निर्वाचन आयोग के सामने ये स्थितियां किसी दल के द्वारा लाई जाती है, उस समय उन्हें उन सभी स्थितियों को संभालने हेतु जैसा कि न्यायालय क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में अर्ध न्यायिक कार्य के तौर पर आयोग कार्य करता है। उसके लिए फिर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसके सट्टाना किस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए विवादात्मक मामलों को संभालने के लिए, विवाद संभालने के लिए, समाप्त करने के लिए न्यायालय कार्य करना होता है। जैसे कि जांच, इसमें जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और सभी वो पुरावा के आधार पर, सबूत के आधार पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। चुनाव आयोग का निर्णय अर्धन्यायिक कार्यकारी अधिकार के द्वारा जो भी रिजल्ट आएगा वो सबको मान्य करना पड़ेगा।
इसके बाद देखते हैं सलाहकारी कार्य कौन कौन से होते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के सलाहकारी कार्य हम देखते हैं। अब देखिएगा सलाहकारी कार्य में आते हैं जैसा कि मतदान डेट शुरू हो चुके हैं। मतदान के बाद निर्वाचन आयोग की प्रचार की स्थितियां जोरों पर चल रही है और प्रचार करते समय सरकार की ओर से आयोग के द्वारा कुछ दलीय उम्मीदवारों का प्रचार किया जा रहा है जो शासकीय तौर पर होता है। और वो शासकीय तौर पर जो प्रचार होता है जो टीवी के माध्यम से, रेडियो के द्वारा राजनीतिक दल समाज के विकास के हेतु या देश के विकास के हेतु, कल्याण हेतु या जनता जनार्दन के कल्याण के हेतु जिस प्रकार की अपनी अपनी नीतियां बनाते हैं विविध राजकीय दल, वो नीतियों का सीधा प्रसारण सरकार की ओर से आयोग, निर्वाचन आयोग टीवी चैनल द्वारा, रेडियो द्वारा या कहीं कहीं वर्तमान पत्र की जाहिरात द्वारा वो राजनीतिक दलों की नीतियों का पब्लिशिंग करता है। उसके बाद में उम्मीदवार की आचार संहिता लगने के बाद किस प्रकार का अपना अपना बर्ताव हो, किस किस स्थिति को संभाल कर अपने चुनाव प्रचार का कार्य करे, ये सब बातें आचार संहिता के बाद होता है। और आचार संहिता लगभग जब चुनाव डिक्लेयर होते हैं, तारीख तिथियां आ जाती है, उसके पहले 2 सप्ताह, किमान 2 सप्ताह आचार संहिता लग सकती है आयोग की ओर से। इसके बाद ख्याल में रखना। इसके बाद देखते हैं हम, और जैसा कि मैंने कहा कि मतदान केंद्र लूटना, मतदान केंद्र पे हिंसा के माहौल बनाना, और हो सकता है अनियमितता रखी गई हो, जिस मशीनरी के तौर पर, जिस स्टेप के तौर पर मतदान होना चाहिए वहां पे अगर अनियमितता बरताई गई हो, ऐसे आधार पर निर्वाचन आयोग संबंधित बूथ का निर्वाचित प्रक्रिया और वो मतदान को पूरी तरह रद्द करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को अर्धन्यायिक व्यवस्था के तौर पर दिलाया गया है। ठीक है, यदि भी बहुत सारी भीड़ हो चुकी हो, लूटमार हो चुकी हो, बंदूकों की निशाने पे मतदान किया गया हो, ऐसा जब आयोग के समक्ष आता है सदृश्यता के तौर पर, उस समय वहां का चुनाव प्रणालियां, चुनाव प्रक्रिया जो भी हो चुकी है वो पूरा रद्द करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। इसके बाद देखते हैं हम, जब इतना बड़ा देश, इतना बड़ा चुनाव प्रक्रिया, ये सब चलाने के लिए इंसानों की जरूरत होती है, कर्मचारियों की जरूरत होती है। पहले मैंने कहा संघ लेवल पे अगर चुनाव है तो स्थानीय प्रशासन के लिए, प्रशासन के जरिए से निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति जी से काम कराने हेतु शासकीय कर्मचारियों की डिमांड करते हैं। और राज्य स्तरीय पर या प्रादेशिक स्तरीय पर चुनाव प्रणाली में सहकार्य करने हेतु या कार्य कराने हेतु आयोग राज्य प्रशासन से, राज्य सरकार से या राज्यपाल से राज्य प्रशासन के कर्मचारियों की काम कराने हेतु मांग करते हैं, और ये दो द्वारा चुनाव का कामकाज चलाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग, इनके बारे में सखोलतापूर्वक आपको नॉलेज प्राप्त हो चुका होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और मतदाता का व्यवहार के बारे में देखते हैं। मतदाता का व्यवहार क्या होना चाहिए, मतदाता व्यवहार क्या होता है।
जैसा कि कहा गया है, भारत का वो मतदाता माना जाएगा जो उम्र की 18 साल पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। 1947 के बाद में भारतीय नागरिकता के संदर्भ में बहुत सारे नियमावली बदली हुई है, लेकिन जिनके माता पिता 1947 के पूर्व या 1950 के पूर्व यही से थे, ना दादा दादी नाना नानी, उनको ऑटोमेटिक मतदाता का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिनकी चुनाव सूचियों में नाम दायर हो चुका हो, उम्र की 18 साल पूरी हो चुकी हो, भारत का नागरिक हो, मतदाता सूचियों में नाम दायर हो चुका हो और जिसके ऊपर कुछ निर्हरता, अर्हता जो है निर्हरता ना हो, ऐसे जैसे कि पगला ना हो, दिवालिया निकाला ना हो चुका हो, इस प्रकार के मतदाता होते हैं। जैसा कि हमने कहा, मतदान व्यवहार, मतदान व्यवहार का काम देखिए, ऐसे प्रकार के मतदाता होते हैं। मतदाता प्रत्यक्ष तौर पर खुद होकर मतदान केंद्र में जाकर वहां के प्रोसीडिंग ऑफिसर की जो भी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके अंगूठे को मतदान हो चुका के तौर पर निशान लगाया जाता है, जो छाई होती है, और मतदाता पहले मतपत्रिका के ऊपर ठस्सा लगाने का काम था, अभी ईवीएम मशीनरी के द्वारा मतदान किया जाता है और मतदाता प्रत्यक्ष तौर पर कार्यालय स्थितियां समाप्त होने के बाद एक कॉर्नर में जाकर उस मशीन पे अपना मतदान करके अपनी चॉइस के मुताबिक निकल जाता है। यहाँ तक ये मतदान स्थितियां हो गई, इस तरह से मतदान स्थितियां होती है। अब दूसरी बात देखते हैं हम, मतदाता मतदान बूथ, लोकसभा मतदार संघ, विधानसभा मतदार संघ या के अंतर्गत आने वाले परिसीमन आयोग के मुताबिक जितनी भी जमीन का टुकड़ा के ऊपर मतदाता का बना हुआ लोकसभा मतदार संघ के अंतर्गत जब चुनाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष तौर पर शुरू की जाती है, उस समय मशीनरी टेक्निक रखा जाता है। चुनाव आयोग की एक विशेष प्रणालियां होती है, जो प्रणाली के तौर पर मतदान व्यवहार, चुनाव कानून, निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग, इस सभी का वर्किंग परिप्रेक्ष्य में का एक सार होता है, जो रिजल्ट अदा करता है के लिए उपयोग में लाने वाली वो प्रशासनिक स्थितियां क्या होती है, इसके बारे में। अब देखिए, उसे ही चुनाव तंत्र कहा जाता है, उसे चुनाव टेक्निक कहा जाता है, इलेक्शन टेक्निक मशीनरी या चुनाव तंत्र कहा जाता है। अब देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग एवं राज्य के लिए वो राज्य का निर्वाचन आयोग या प्रांतीय निर्वाचन आयोग, इस सभी के लिए कौन कौन से वो टेक्निक होती है, कौन कौन से वो तंत्र होते हैं जो हमें समय स्थिति के मुताबिक या नियमावली के कानून प्रक्रिया के मुताबिक, चुनाव कानून प्रक्रिया के मुताबिक समय पे निर्माण करने पड़ते हैं। तो देखते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग ये संघीय लेवल की चुनाव लेता है, 2 बार कह चुका हूं, संसद या विधानमंडल का चुनाव, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जी का चुनाव, ये भारत का निर्वाचन आयोग कर लेता है। और भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही प्रांतीय निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकार के अनुशंसाओं पर
राष्ट्रपति जी भारत मुख्य निर्वाचन आयोग के जरिए से इसको नॉमिनेट करते हैं। जैसा कि किसी घटक राज्य में चुनाव होने जा रहा है, वहां के लिए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमीशन के अनुशंसाओं पर चीफ इलेक्शन कमीशन राज्य सरकार से पूछेंगे, उनकी ओर से नाम लिया जाएगा, वो नाम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे और राष्ट्रपति जी उस नाम की अपॉइंटमेंट राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के तौर पर करेंगे या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के तौर पर करेंगे। और जिन्हें अपने राज्य का पंचायत राज व्यवस्था की वो सभी संस्थाएं जो इसमें सम्मिलित है, विधान परिषद विधानमंडल छोड़ दीजिए, उसके बाद जो सब आते हैं, पंचायत राज व्यवस्था, तृतीय सरकार, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, सभा, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है और महानगर पालिका है। इनके लिए प्रादेशिक इलेक्शन कमिश्नर चुनाव की स्थितियां संभालेगा, जो जिसके ऊपर पूरा कंट्रोलिंग भारत निर्वाचन आयोग का ही रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चुनाव तंत्र होते हैं। अब देखो जरा, इसके द्वारा राज्य सरकार के कहने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अपॉइंट हो जाएगी, जो जिला स्तर पर पर्यवेक्षण करेंगे। आपको यह बात याद होगा कि पहले मैंने कहा था कि निर्वाचन आयोग को अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, ये तीनों भी स्थितियां संभालने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग का है और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंचता है, राज्य निर्वाचन आयोग से जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचता है, जिला निर्वाचन अधिकारी से फिर सीधा सहायक चुनाव अधिकारी तक पहुंचता है। उसके बाद में सभा क्षेत्र के लिए जो अधिकारी होना चाहिए उसके लिए पहुंचता है। जैसा कि ऊपर से लेकर नीचे तो अंत में जहां प्रत्यक्ष तौर पर मतदान किया जाता है वो बूथ का अधिकारी, प्रोसीडिंग ऑफिसर की जगह था। इन सभी के ऊपर निदर्शन, उसके बाद में कंट्रोलिंग, सबका पावर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिलाया जाता है। अब यहाँ देखिए, राज्य के बाद में भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की। राज्य नियुक्ति आयोग में अब यहाँ पे सीधा आ जाता है, इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गए जो राज्य स्तर पर होते हैं। इनके द्वारा, इनके अनुशंसाओं में भारत चुनाव आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो एक जिले को संभालता है, जिसे डीओ कहा जाता है। और इसके बाद में जो जिला स्तर पर अपना पूरा सुपरविजन करता है, जिला आयुक्त भारत निर्वाचन करने के बाद जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर के बाद में फिर और चुनाव अधिकारी होते हैं जो बूथ संभालते हैं। बूथ संभालने वाला प्रमुख अधिकारी होता है जिसे प्रोसीडिंग ऑफिसर कहलाया जाता है। प्रोसीडिंग ऑफिसर को बूथ पे सहायता करने हेतु अन्य कोई अधिकारी नियुक्त होते हैं, कर्मचारी नियुक्त होते हैं, वो सहायक चुनाव अधिकारी होते हैं जो बूथ लेवल पे होते हैं। उसके बाद में प्रत्यक्ष तौर पर मतदाता अपना मतदान करने की प्रक्रिया संभालता है। यहाँ तक ये मशीनरी होती है। अब देखिए, इसके बाद में हम इसको मानते हैं पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी के सहयोग से मतदान केंद्र पर मतदान कार्य संपन्न करता है। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्रों पर अन्य सहयोगी अधिकारियों के द्वारा जरिए से प्रत्यक्ष तौर पर मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से निभाता है।
जो मतदाता अपना मतदान करके निकल जाता है। तो अंत का अधिकारी पीठासीन अधिकारी होगा। मतदान प्रक्रिया के टेक्निक में अंतिम अधिकारी पीठासीन अधिकारी होगा, जो एक बूथ के ऊपर होता है जहां प्रत्यक्ष तौर पर मतदाताओं का कार्य किया जाता है। यहां से लेकर भारत निर्वाचन आयोग तक ये सभी प्रक्रिया, सभी मशीनरी मतदान व्यवहार के अंतर्गत आती है। इतना सारा जमावड़ा होने के बाद हमें एक वोट प्राप्त होता है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसके बाद में ये सब स्थितियां संभालने के लिए आयोग तो दिलाए है, आयोग की ओर से आयुक्त भी दिलाए है, अधिकारी भी दिलाए है, लेकिन ये सभी के ऊपर, सभी स्थिति के ऊपर जायजा लेने के लिए, अपना नजर रखने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए, अंडर कंट्रोलिंग ऑफ द पावर के लिए, और ये बात होती है जिसे पर्यवेक्षक कहला जाता है। पर्यवेक्षक, और पर्यवेक्षक लगभग मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रकार के होते हैं। चुनाव मशीनरी में मतदाता जब मतदान करके अपना कार्य पूरा पार करते हैं, उस समय चुनाव टेक्निक के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी, बूथ अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, अन्य सहायकगण, इतना होने के बाद भी सभी स्थितियों पे नजरिया रखने के लिए, कंट्रोलिंग स्थिति में रखने के लिए एक पोस्ट और निकाली जाती है आयोग की ओर से, वो होते हैं पर्यवेक्षक, सुपरविजन। और सुपरविजन के अंतर्गत पर्यवेक्षक हर स्थिति का जायजा लेकर जो मुख्य चुनाव आयुक्त को संदेश देते हैं। अब देखिए, थोड़ा यहाँ पे देखिए, सामान्य पर्यवेक्षक, सामान्य पर्यवेक्षक पहले नंबर के पर्यवेक्षक होते हैं, जो स्थिति का जायजा लेते हैं। चुनाव में माहौल गर्मा रहा हो, आचार संहिता जारी हो चुकी हो, उम्मीदवार अपना अपना प्रचार कर रहे हो, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का मुख्यतः एक ही फंडा होता है, निर्भीड़ता के साथ, निष्पक्षता के साथ, निष्कपट रीति से देश को सरकार मिले और देश संभले, देश को सुयोग्य चलाने हेतु एक निर्भीड़ वातावरण में देश का मतदाता अपना अपना उम्मीदवार देश का कारभारी बनाने हेतु निर्वाचित करे। ये प्रमुख फंडा निर्वाचन आयुक्त का होता है, आयोग का होता है। इसके लिए ये सामान्य पर्यवेक्षक कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो रही हो, कहीं पैसों का ज्यादा वापर हो रहा हो, कुछ ऐसी स्थितियां बदल रही हो कि प्रेशराइज किया जा रहा हो, कई अम्लीय पदार्थ का वापर हो रहा हो, कई पैसों का वाटअप हो रहा हो, ये सभी स्थितियों को सामान्य स्थिति बनाने हेतु हर क्षेत्र का अधिकारी होता है सामान्य पर्यवेक्षक। ये रिपोर्ट प्रादेशिक नियंत्रक को कर देगा, प्रादेशिक आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग को कर देगा, उसके अंतर्गत मशीनरी दौड़ेगी और वो स्थिति को नॉर्मल लाने के लिए काम करेगी। अब दूसरी बात देखते हैं हम, व्यय पर्यवेक्षक। व्यय पर्यवेक्षक जरूरी खर्चा का हिसाब, जो दूसरा पर्यवेक्षक की स्थिति होती है वो व्यय पर्यवेक्षक के संदर्भ में होती है। अब व्यय पर्यवेक्षक क्या होता है? व्यय का मतलब खर्चा, जो अन्य साधन सामग्री के लिए करा गया है, जो अन्य व्यवहार हेतु कराया गया है, और जो रुपए में किया गया है, रुपए में जितना भी खर्चा किया गया है, फिर उसके लिए जो भी वस्तुनिष्ठता स्थिति हो, उसका पूरा विवरण व्यय पर्यवेक्षक रखते हैं। और
जो जरूरी खर्चा का हिसाब है या खर्च किया हुआ पैसों का रुपयों का हिसाब है, वो ऑफिस में जाकर उम्मीदवार को इनके पास देना होता है, जिसे वे पर्यवेक्षक कहते हैं, एक्सपेंडिचर्स सुपरविजनरी। इनके पास वो उम्मीदवार या उसको कोई पीए अपना आज का खर्चे का विवरण दिलाएगा। और व्यय के संदर्भ में और एक बात ये करता है कि खर्चा गैर जरूरी ना हो, यानी क्रमांक 2 नंबर 2 की जरिए से पैसा ना जाए, ना खर्चा हो। तीसरी बात देखते हैं, पुलिस पर्यवेक्षक। पुलिस पर्यवेक्षक केंद्र स्तरीय पुलिस सेवा लेते हैं। अब पुलिस पर्यवेक्षक के बारे में तो आप जनरली जानते होंगे। पुलिस पर्यवेक्षक जनरली केंद्रीय पुलिस सेवा स्तर के अधिकारी को ही अपॉइंटमेंट किया जाता है, जैसा कि आईपीएस हो, आईपीएस से लेकर ऊपर उन लोगों की सेवा पुलिस पर्यवेक्षक के स्तर पर ली जाती है। हो सकता है जनरली तौर पर हर बूथ पे पुलिस या संरक्षण दिलाया जाता है, जैसा कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, अप्रिय घटना ना हो, उम्मीदवार के साथ साथ मतदाता को भी सुरक्षितता एवं संरक्षितता प्रदान की जाए हो तथा जो आयोग की मशीनरी के तौर पर जितने भी प्रकार के कार्यालय अधिकारी जो चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त है, उनके लिए भी सुरक्षितता प्रदान की जा चुकी हो। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर पुलिस सेवा से ही पर पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर लिया जाता है, जिसकी सेवा जो सुरक्षितता पूरी चुनाव प्रणालियां की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो, इसके लिए उनकी सेवा ली जाती है। अब इसके बाद देखते हैं हम जागरूकता पर्यवेक्षक। अब जागरूकता पर्यवेक्षक की क्या स्थितियां होती है? जागरूकता पर्यवेक्षक का भी पोस्ट अभी 1914 के बाद में दिया गया है, जिसमें मतदाता को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता दिलाई जाती है। मतदाता को अपने व्यवहार के प्रति जो प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव मतदान प्रक्रिया में भाग लेता है, उसकी मंशा को देश को संभालने तो एक देश का कार्य है कि अपना मतदान हमें करना ही चाहिए के तौर पर ये स्थितियां ये पर्यवेक्षक हमें दिलाए हैं, जिसका नाम होता है जागरूकता पर्यवेक्षक। मतदाता में जागरूकता करना, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना के लिए प्रत्यक्ष तौर पर मतदान करना, जो अपने आप को सही लगता हो ऐसे दलित उम्मीदवार। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में देखते हैं और इनके साथ में उन्हें कुशलता के साथ साथ प्रबंधकारी जिम्मेदारी भी दिलाई गई है। उसका प्रबंधन ग्राउंड लेवल पे, जहां से मतदाता की उपज होती है, मतदान की उपज होती है, वो ग्राउंड लेवल के ऊपर अपने कौशलता पूर्वक समाज को समझाए, मतदाता को समझाए और कुशलता के पूर्वक उसका प्रबंधन करे। ये हो गई जागरूकता पर्यवेक्षक की बहुत बड़ी उपलब्धि है कार्य। उसके बाद लघु स्तरीय पर्यवेक्षक भी होते, जिनका क्रमांक 6 पे आता है। लघु स्तरीय पर्यवेक्षक और वोटिंग प्रक्रिया पर्यवेक्षक करना, चुनाव का समय, चुनाव नतीजे, सर्टिफिकेट प्राप्त करना, शपथ ग्रहण तक, ये सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग के जरिए से नीचे वाले सभी अधिकारी होते हैं, राज्य निर्वाचन अधिकारी के नीचे तक पीठासीन अधिकारी तक, इनके द्वारा पूरी टेक्निक होती है। तो इसमें देखिए लघु स्तरीय पर्यवेक्षक क्या कहते हैं। लघु स्तरीय पर्यवेक्षक प्रत्यक्ष तौर पर मतदान केंद्र में होते हैं, मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं
और वो हमेशा वो मतदान केंद्र बूथ केंद्र के अंतर्गत जितने भी हमारे अधिकारी बैठे हैं पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत उन सभी के साथ में मिलकर स्थितियों का जायजा लेते हैं। वो लोक स्तरीय पर्यवेक्षक होते हैं। अगर उन्हें संबंधित बूथ में कई गड़बड़ी कई अप्रिय घटना ऐसी कोई स्थिति पता चलती है तो वो उसी समय सामान्य पर्यवेक्षक को रिपोर्टिंग कर देते हैं और वो सामान्य पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन अधिकारी की ओर से सीधा भारत निर्वाचन आयोग को करते हैं। उनके द्वारा भी पुलिस या पर्यवेक्षक की तरह वो काम सौंपा दिया जाता है, दौड़ो कामकाज को संभालना सुरक्षितता प्रदान करो। इसके बाद में देखते हैं ये सभी बातें हो गई। अब इस मशीनरी का आखिरी भाग है जो चुनाव का समय निर्धारित करना निश्चय करना। सवेरे 8 से लेकर 5 तक 8 से लेकर 5 के समय तक जितना बार चुनाव होगा प्रत्यक्ष तौर पर उसे ग्राह्य मान लिया जाएगा। उसके बाद मतदान केंद्र क्लोज कर दिया जाएगा आयोग के आदेश के दौरान। एक बार चुनाव इसके बाद में जो जितनी भी सारी चुनाव बंदिश पेटियां होती है वो किसी एक विशेष जगह पे नहीं जाने के लिए ये भी कार्य चुनाव आयोग को करना पड़ता है, वहां तक कि लेकर चुनाव के नतीजे निकलने तक। और चुनाव नतीजा एक विशेष तारीख को निकलने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट प्राप्त कराने हेतु जैसा कि लोकसभा मतदार संघ का सर्टिफिकेट जिला अधिकारी के द्वारा दिलाया जाएगा, विधानसभा में विधानसभा सदस्य का सर्टिफिकेट आपने अपने विधान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तहसीलदार कार्यालय से प्राप्त होगा। इसके बाद उन सभी प्राप्त संसदीय लोकसभा की चिट्ठियों जो जीत चुके हो उनकी पूरी यादी नामावली की यादी तैयार करके आयोग को लोकसभा के सचिवालय कार्यालय को दिलानी पड़ेगी। यहाँ तक उनका कार्य होगा और विधानमंडल में विधानसभा के सचिवालय कार्यालय को देनी पड़ेगी जो भारत निर्वाचन आयोग तय करेगा। यहाँ तक इतना कार्य चुनावी प्रक्रिया में होता है। तो आपके ख्याल में आ चुका होगा, मैं अपेक्षा करता हूँ। और आज इस देश के लिए जिस चुनाव तंत्र से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियां प्राप्त हो चुकी है इसके ओर से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो आइए आप सभी दर्शकों एवं विद्यार्थियों सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी की ओर से आपके लिए दिलाए जा रहे ये सभी क्लासेस शायद आपके काम में आए होंगे, आते रहेंगे एक नॉलेज के तौर पर और परीक्षा में रिजल्ट प्राप्त करने हेतु। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।